नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। सर, आज राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। उसके बाद जो प्रतिक्रिया दी है सोनिया गांधी ने, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब खुद भी वो एक बुजुर्ग महिलाओं की कैटेगरी में ही आती हैं, राज्यसभा चली गई, तो उनको दूसरी महिला का इस तरह की भाषा बोलकर अपमान करना चाहिए था, वो भी वो महिला जो इस देश की प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति है। देखिए, सबसे पहले सोनिया गांधी ने बोला था शी इज अ पुअर लेडी। हम्म। मतलब आप समझ जाइए कि ये डायरेक्टली एक कास्टिस्ट स्लर है। जिस हिसाब से जो बोलते हैं इंपीरियलिस्टिक माइंडसेट, उनको अपने रंग के ऊपर जो नाजीज की जो मेंटेलिटी है, वो सिमिलर मेंटेलिटी नजर आ रही है। ठीक है, ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। अभी 2 साल पहले जब आपने देखा था अधीर रंजन चौधरी ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित किया एज राष्ट्रपत्नी, तो हम्म। एक तरह से अपमानजनक बातें बोली गई थी। और उसके बाद ना तो सोनिया गांधी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, ना अधीर रंजन अ, चौधरी ने भी ऐसा कुछ काम किया। तो ये लोग तो ट्राई कर रहे हैं कि मैटर को रफा दफा करने की। आप ये देखिए, बीजेपी ने कभी भी जब प्रतिभा पाटिल थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2007 टू 2012, तो मेरे हिसाब से बीजेपी ने कभी भी अपमानजनक बातें नहीं रखी। बट जब से इनका नॉमिनेशन आया है, तब से इन्होंने बहुत सारे कटाक्ष उन्होंने इनके ऊपर किया था। और आज पप्पू यादव जो एक सांसद है, उन्होंने बोल दिया कि ये तो लव लेटर पढ़ रहे हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए, राष्ट्रपति का जो अ, अधि राष्ट्रपति का जो एड्रेस होता है नेशन को, इट हम्म। इज वन ऑफ द चार्टर होता है नेशन के लिए, एक तरह से रोड मैप होता है। हम्म। उसको इस तरह से ये लोग अभी ऑपोजिशन में है। आप सोचिए, अगर ये सरकार में रहते तो क्या करते। आज ऑपोजिशन में विद 99 एमपीज, दे आर मेकिंग सच स्टेटमेंट्स। इमेजिन इफ दे वर इन पावर। पावर। सेकेंड, मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा, महामहिम राष्ट्रपति जी का अगर मैं पॉलिटिकल कैरियर देख रहा था, हम्म। एक बहुत ही वो एक शिक्षक रह चुकी है। She has worked across various departments in the ministries. She has been the first tribal woman governor in हम्म। India. फिर बाद में एक तरह से इनको एडमिनिस्ट्रेटिव उनको नॉलेज भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आ, ये ऐसे ही बैठा दी गई होगी। ठीक है, तो ये सब तो इनकी क्वालिफिकेशन है। अब सोनिया गांधी की क्या क्वालिफिकेशन है, मैं जनता को ही सोच देता हूँ, लेट देम डिसाइड। और एक चीज आप देखिए, जिस कांग्रेस जिसके हिसाब से दलित की बात करती है और जिस हिसाब से उनके राइट्स की बात करती है, ऐसी अभद्र भाषा का और टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है। मेरे हिसाब से तो इनकी जो सदस्यता है, लोकसभा सदस्यता या राज्यसभा सदस्य, जितने भी सदस्य हैं, इनको सस्पेंड कर देना चाहिए कुछ टाइम के लिए। देयर शुड बी अ डिफरेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी बोल दो। कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे हो आप। जैसे आपने देखा होगा, कुछ साल पहले जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उन्होंने बोला था लाहौर का ऐसा कुछ औरत का जैसे जैसे रोते रहते हैं। मतलब जब हम्म। देखो आप अमेरिका के बाद जाके रोते रहते हैं। हम्म। उस समय मुझे याद है, उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की थी। वो बिल्कुल। बोले थे कि मुझे याद है कि उन्होंने नवाज शरीफ को बोला था कि आप ये भाषा यूज नहीं कर सकते। कांग्रेस ने अपने प्रधानमंत्री को सपोर्ट नहीं किया, बट बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर थे, जो राइवल थे, उन्होंने देखा ये देश के सम्मान के खिलाफ बोला है। भले कुछ डिफरेंसेस, इंटरनल डिफरेंसेस थे, पर उस हम्म। समय भी आपने देखा है कि बीजेपी ने एक तरह से राजनीतिक जो मैच्योरिटी दिखाई है, वो बहुत है। इवन 1974 में जब पोखरण का टेस्ट किया था, तब हम्म। भी अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत ही उनको दुर्गा का रूप दिया था, इंदिरा गांधी को। हम्म। तो एक आप इवन नरसिम्हा राव की रिजीम में देख लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी को उन्होंने कैबिनेट रैंक का पोस्ट दिया था, उनको
प्लानिंग कमीशन में भी रखा था। जी। और भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे ख्याल से उस समय उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, दिखाने के लिए यूनिटी। तो एक राजनीतिक मैच्योरिटी थी। पर जब से ये इटालियन आई है, तब से इसने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। जो राजनीतिक जो बीच में पार्टियों के बीच में सामंजस्य था, सब फिनिश हो चुका है। इनको एक ही चीज दिखता है, गांधी दिखते हैं, गांधी फर्स्ट, गांधी सेकंड, गांधी थर्ड, और कोई दिखता भी नहीं है। आप आप सही सोचिए, कह रहे आप आप सही कह रहे हैं। वो जो फ्रेम है जिसमें कि मीडिया के लोग सोनिया गांधी से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, ये तीनों ही नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस का कोई और नेता मुझे उस फ्रेम में नजर नहीं आ रहा है। और आप ये सोचिए, राहुल गांधी कहते हैं भाषण बड़ा बोरिंग था। वो नेता प्रतिपक्ष है, इस वक्त एलओपी है लोकसभा के, भाषण बड़ा बोरिंग था। भाई, आप क्या वहां पर ही सोच कर आए थे नाच गाना होगा? वो मोदी सरकार ने क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही हैं वही तो बताएंगी राष्ट्रपति महोदया। और आगे का रोड मैप क्या है वो बताएंगी। वो आपको बोरिंग लग रहा है तो फिर तो आप इटली जाइए, थाईलैंड जाइए। देखिए, कुछ समय पहले आपको याद होगा, जब प्रियंका वाड्रा ने नामांकन भरने के लिए वो वायनाड जा रहे थे, तब खरगे जी को उन्होंने घुसने नहीं दिया। उस समय भी उनका अपमान किया था। ठीक है, मुझे ये गलत लगा कि वो एक सीनियर नेता है कांग्रेस के लिए, उन्होंने बहुत काम भी किया है। तो मेरा, देखिए, वैचारिक मतभेद हो सकता है, पर एक सम्मान होना चाहिए। अब बिल्कुल। तो ये समझ लीजिए, ये अपने आप को समझते हैं द फर्स्ट पॉलिटिकल एंड द ओनली पॉलिटिकल डायनेस्टी जिसको भारत पे रूल करना चाहिए। बाकी इनके नजर में कोई भी नहीं है। और जिस हिसाब से इनके तेवर है, इट इज एन ऑटोक्रेसी। जो इटली में फासिज्म का ये लोग बीजेपी के ऊपर बोलते हैं, मुझे तो ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों फासिज्म का स्वरूप ही लग रहे हैं। और डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। इनको डेमोक्रेसी क्या होती है इनको मालूम नहीं है। जब इनकी 10 साल की सरकार थी यूपीए में, तब ये खुद चेयरमैन बन गई थी एनएससी की, जिसमें सारे डिसीजन ये लेती थी और मनमोहन सिंह को आगे रखती थी। देखिए, मैं अभी मनमोहन सिंह जी नहीं है, बट बहुत ही अच्छे नेता भी थे उस समय। उन्हें नहीं करना था ये चीज में, उनको फ्रंट नहीं बनना था। बट आपने ये देखा कि ये डेमोक्रेसी कभी फॉलो करते नहीं है। इनको भाषा का कैसे उपयोग किया जाता है वो मालूम नहीं रहता। और जर्नलिस्ट कभी इनके अगेंस्ट बोलते भी नहीं है, क्योंकि क्या बात का है मुझे समझ में नहीं आता। जो एक होता है एटिकेट, डेकोरम होता है, स्कूल के बच्चे को सिखाया जाता है कि आप किस तरह से बोलना, किस शब्द को नहीं बोलना। यहाँ पे आप जिस हिसाब से स्टेटमेंट दे रहे हो, जैसे तो इनको लग रहा है कि इनको कोई डर ही नहीं है। पब्लिक जानती है कि ये लोग समझ रहे हैं कि पब्लिक ऐसी है कि इनकी जो भी बातें हैं इग्नोर कर दी जाएगी और इनके ऊपर कोई टिप्पणी ना कर सके। उसके ऊपर इनकी पूरी मीडिया, जो इनकी खरीदी हुई मीडिया आ जाती है, और कभी भी कुछ भूल चूक से कुछ बोल दिया जाए तो उसके ऊपर एक तरह से बवाल क्रिएट कर दिया जाता है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये, प्रेसिडेंट जी। ऑफ इंडिया, द फर्स्ट लेडी, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। अगर आज देश में इमरजेंसी लगा दे तो प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकते। इतना पावर है प्रेसिडेंट के पास, जो कभी एक्सरसाइज नहीं किया गया। दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेच्योरिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। कि यहाँ पे मुझे एक चीज डर लगता है कि बाई चांस कभी कांग्रेस पावर में आ जाए और वापस पावर खो दे, तो ये माँ बेटे कैसे रिएक्ट करेंगे। वो पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर होने देंगे, वो भी मुझे डाउट है, और क्योंकि सर, इनका एटीट्यूड ही खराब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और आप ये कह रहे हैं ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया था, बाहर खड़े रखा था। वो तस्वीरें मेरी नजरों के सामने भी घूम गई। दरवाजे की आधा दरवाजा खुला था, वहां से वो देख रहे थे कि कैसे नामांकन भरा जा रहा है प्रियंका वाड्रा की तरफ से, जबकि प्रियंका का बेटा अंदर बैठा था। अगर वहां पर सर ये कहा जा सकता है प्रोटोकॉल था कि ज्यादा लोग अंदर नहीं आ सकते, तो उस बेटे को बाहर भेजकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको तो अंदर बुलाया जा सकता था। पर सर फिर दूर क्यों जाना? जब सोनिया गांधी 1998 या 99 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, तो वो जो सीताराम हुआ करते थे इनकी पार्टी के, उनके साथ इन्होंने अध्यक्ष के साथ क्या किया था? उनको तो उन्होंने बाथरूम में बंद कर दिया था ताकि सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के रास्ते में वो रोड़ा ना अटका सके। वो भी तो दलित थे। वो सोचिए, जो पीवी नरसिम्हा राव को एक डिसेंट बरियल भी नहीं दे सके थे। बताइए।
हमें ये भी देखना चाहिए, नरसिम्हा राव एक ऐसे नेता थे जो मुझे मालूम है 8 लैंग्वेजेस आती थी। ही वाज़ नोन एज़ एन एमिनेंट स्कॉलर, हम्म। ठीक है? उनकी भाषा पे पकड़ थी और उस समय 91 के टाइम पे जो क्रिटिकल टाइम था, उस समय लोग बोलते हैं कि द ड्राफ्ट ऑफ लिबरलाइजेशन वाज़ प्रिपेयर्ड बाय मनमोहन सिंह, नहीं, द ड्राफ्ट ऑफ लिबरलाइजेशन वाज़ प्रिपेयर्ड बाय सुब्रमण्यम स्वामी, इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। उन्होंने देखा कि ये अगर देश के लिए सही है, तो उन्होंने किया भी था और एक तरह से ही वाज़ अबव द पार्टी लाइन। मतलब अब देखते देश के हिसाब से सोचते थे। ठीक है, वो उस समय न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि उनकी पार्टी में मुझे लगता है कोई मोल था जिन्होंने यूएसए को बोल दिया होगा। ठीक हम्म। है, नहीं तो 1995 में भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लेते, ऐसी बात थी। तो कांग्रेस का मुझे आप देखिए कि नेशनलिज्म का जो स्वरूप है, वो खत्म हो चुका है आफ्टर द नरसिम्हा राव। उसके बाद जो भी लीडरशिप, जैसे ये लीडरशिप 98 या 99 में आई है 25 साल में, कांग्रेस हैज़ बिकम एन एंटी नेशनल पार्टी। 2008 में आप देख लीजिए इनका करार हुआ है सीसीपी से। वो करार क्या हुआ है? और सीसीबी ने $3 लाख राजीव गांधी के फाउंडेशन। फाउंडेशन में क्यों भेजे हैं? उसका जवाब दीजिए। आपको उसको जवाब देना नहीं है और उस समय पॉलिसीज़ ऐसे टेलर मेड की गई कि देश की आंतरिक सुरक्षा खराब हो गई थी। कितने हम्म। बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। सैफरन टेररिज्म का नाम इन्होंने कोट करने की कोशिश की। मुंबई अटैक हुआ था। सब लोग जानते हैं क्या हुआ कांग्रेस के टाइम में। करप्शन तो भूल जाइए, जो मेरा आंकड़ा है, लोग बोलते हैं 8-10 लाख करोड़, कम से कम 1 लाख, कम से कम मुझे लगता है कि जो थोरियम स्कैम है वही 60 लाख करोड़ का है। बताइए। तो ये सब इतना मतलब स्कैम तो इन्होंने करके रखा है। और आज जो 2024 का इलेक्शन है, उसमें क्लियर कट फंडिंग इनको मिली थी जॉर्ज सोरोस से, मालूम ही पड़ रहा था। और जिस हिसाब से नैरेटिव और चला गया था, वन ऑफ द मोस्ट, बोलते हैं ना, सोच नहीं सकते उतना रिसोर्सेस लगा था। वेस्टर्न मीडिया लगा हुआ था, चाइनीज मीडिया लगा हुआ था, इस्लामिक मीडिया लगा हुआ था, सब इनको सपोर्ट कर रहे थे। फिर भी इनको ये लग गया कि सत्ता इनके हाथ में नहीं है। इन्होंने इतना मेहनत कर लिया, ये चूक है। तो अब इनको भड़ास निकाला जा रहा है क्योंकि ये सत्ता से दूर होते जा रहे हैं। जी। और इनको ये माँ बेटे को दोनों को मालूम है कि अगर इस 2-3 साल में कुछ कर नहीं पाए, तो इनका पॉलिटिकल करियर दी एंड हो जाएगा। फिर बाद में जीजा जी आ जाएंगे और बेटी रहेगी। तो बिल्कुल, इनको डर। वो जो फ्रेम था ना, आज गांधी फैमिली का जो फ्रेम था उसमें जीजाजी की कमी लग रही थी, लेकिन फिर जीजाजी को चिंता ही होगी अगर मैं 2-4 साल में नहीं आया तो फिर तो मेरा बेटा खड़ा हो गया, वो आ जाएगा, उसके नाम के साथ भी गांधी लगा दिया गया है ताकि लोगों को पता रहे कि ये गांधी क्लैन से है। पर आपको लगता है कि आज जिस तरह कई स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने दी कि पिछले 10 साल में ये पहला ऐसा सेशन है जहां पर एक दिन पहले या 2 दिन पहले विदेश से कोई चिंगारी नहीं आई, वरना हर सेशन से पहले 2-3 दिन पहले रायता फैलाना शुरू कर देते थे इंडी गठबंधन वाले, कोई ना कोई टिप इनको बाहर से मिल जाती थी। लेकिन वो हिंडनबर्ग की फैक्ट्री बंद हो गई है, सोरोस अंकल भी कहीं रोते धोते किनारे में पड़े हुए, साइडलाइन लगा दिया ट्रंप ने उनको। तो शायद वो जो पीएम मोदी ने आज पिन पॉइंट किया था, इनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया, शायद उसी के मारी तिल मिला रहे थे और इसीलिए सोनिया गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, आपकी बात सही है क्योंकि हिंडनबर्ग जो था वो एक तरह से लोग उसको इन्वेस्टमेंट फर्म बोलते हैं। मेरे को तो प्रोपेगेंडा फर्म लगता है, शॉर्ट सेलिंग करते हैं। इसको मैं बोलता हूँ सुपारी जो लेते हैं, वैसे फाइनेंशियल मार्केट के टेररिस्ट थे बोलो। शॉर्ट सेलिंग करके कंपनीज के बाद जो रिपोर्ट निकालते थे, इनको इतना तवज्जो क्यों देते थे हमको समझ में नहीं आता। आज देखिए भाग के कौन जानता है। इससे पहले आपने देखा कैम्ब्रिज एनालिटिका थी, ठीक है, हम्म। का भी सर्विसेज कांग्रेस ने लिया है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कभी सर्विसेज नहीं दिया है। उन्होंने जिस हिसाब से पैसे खर्चे किए, जिस हिसाब से डिस्ट्रप्शन किया है, तो इन्होंने देश का बंटाधार बैठाने की पूरी कोशिश की। अगर मोदी जी ने जितनी कोशिश की है देश के लिए उठाने के लिए, कांग्रेस ने डबल उससे मेहनत की है देश को डुबोने के लिए इन द बिल्कुल। लास्ट 10 to 11 years। और मेरा ये मानना है कि आगे जाके भारत को अभी प्रधानमंत्री को फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। उनको ये चीज बताना पड़ेगा कि आप अपनी हद पे रहिए। देश के विघटन और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। जिस हिसाब से इन्होंने मणिपुर का इश्यू बार बार रेस कर रहे हैं,
जो कोई इश्यू है ही नहीं। वहां पे एक ही चीज है, ड्रग कार्टेल जो चल रहे थे वो सब बंद हो चुके हैं। अब उनको फंडिंग मिल नहीं रही है। वहां पे अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, पूरा फेंसिंग करा रहे हैं। फेंसिंग करने से क्या होगा, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल नहीं हो पाएगा, रेगुलेटेड होगा। आपको मालूम पड़े, आपको आईडी देनी पड़ेगी। आप आईडी देने के लिए तो आप अगर आपको यूएस से जाना है तो वहां पे आप रेटिना बायोमेट्रिक सब देते हैं। तो भारत में देने में क्या तकलीफ है? सबसे पहले तो हमें ये पूछना चाहिए। आपको ट्रैकिंग में आने की क्या तकलीफ है? या तो आप चोरी काम कर सकता है ऐसे। तो इन सब का फंडिंग बंद हो गया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही इनको यही हुआ है। और जब भारत जोड़ो यात्रा ये निकालते हैं तो अरुणाचल को स्क्रिप कर देते हैं, हाँ। क्योंकि इनके जो मास्टर्स है लॉर्ड जी जिनपिंग से उधर से डायरेक्शन आया होगा कि आप उधर मत जाइए। अगर मेरे हिसाब से अगर कांग्रेस सरकार आ जाती है तो वो अरुणाचल लद्दाख सब कांग्रेस सब चीन को दे देगी। वो तो सीधा ऑर्डर दे देगी सेना को, आप हट जाइए। और आपको याद होगा उमेश जी, कि जब ये यात्रा शुरू भी की गई थी तो जब नागालैंड को स्किप कर दिया था तो किस तरह का, अरुणाचल को स्किप कर दिया था तो किस तरह का स्टेटमेंट आया था। वो जो ग्लोबल टाइम्स है, चीन का माउथ पीस, उसमें धन्यवाद अदा किया गया था, शुक्रिया अदा किया गया था राहुल गांधी का कि उन्होंने ध्यान रखा इस बात का और अरुणाचल से अपनी यात्रा शुरू नहीं की। आप सोचिए, सीधे सीधे बार्गेनिंग हो रही है ना, लेना देना तो चल ही रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। बरोबर है, आपकी बात एकदम ही बरोबर है। इनका टाइस बहुत हद तक ग्लोबलिस्ट के साथ था। अमेरिका में जो डीप स्टेट है इनके साथ ये लोग उसका माउथपीस बन के बात कर रहे थे। इनका दिमाग तो कुछ है नहीं। अगर आप राहुल गांधी को इंडिपेंडेंटली किसी 12वीं क्लास के बच्चे के साथ बैठा दो तो उसका आईक्यू बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब ये क्या बात करते हैं हमको भी कभी कभी समझ में नहीं आता है। ठीक है, और इनके आगे देखे तो खरगे जी भी कभी कभी वो स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जो अपनी हास्यास्पद बना देते हैं। पहले जो आप देखते थे, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होते थे, तो एक तरह से कन्वर्जेशन जो पार्लियामेंट में होता था सुनने जैसा होता था, क्योंकि तर्क और वितर्क होता था। अब तो जिस हिसाब से ये भाषा यूज करने लगे हैं तो ऐसा तो है कि स्कूल में भी ना पढ़ाया जाए, वैसा स्कूल स्कूल के बच्चे भी यूज नहीं कर सकते। इतना निम्न स्तर की बातें कर रहे हैं। तो आप सोचिए जब ये बातें ऐसे कर रहे होंगे तो इनकी मेंटालिटी क्या है। वी हैव टू फिगर इट आउट। और दूसरा, अभी तो वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल है वो भी इसी सत्र में आना है बजट सेशन के दौरान। उसको लेकर भी तो मिर्ची लगी हुई है ना, क्योंकि वो जो जेपीसी बनी थी उसमें ऑपोजिशन की तरफ से जो सिफारिशें दी गई थी, रिकमेंडेशंस दी गई थी, वो तो कहीं पे उनको तो कंसीडर किया ही नहीं गया जेपीसी द्वारा, जगदम्बिका पाल द्वारा जो हेड है उस जेपीसी के। तो उससे भी इनको मिर्ची लग रही होगी कि वक्फ बिल अगर पास हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी जीत होगी मोदी सरकार की, जबकि ये कहते रहे कि बड़ी कमजोर सरकार आई है इस बार। और ये तो 99 सीटें जीतकर समझते हैं कि यही जीते हुए हैं, और 240 सीटें जीतकर भी बीजेपी हार गई। देखिए, बीजेपी 240 भले ही होता हो, 240 से 270 पहुंचना बहुत ही इजी काम है। ये इनको ये समझ, इनको गणित तो आता नहीं है। तो ये सोचते हैं कि 3 डिजिट हम पहुंचे नहीं है और हम सरकार बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा तो दे वर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ठीक है, और जो भी मैनेज करना है नंबर्स, वो तो गृह मंत्री कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और सेकंड, सब लोगों को मालूम है जिस हिसाब से हिंदुत्व का वेव चल रहा है, जैसे महाकुंभ के अंदर 45 करोड़ लोग आने वाले हैं, तो उन लोग, ये लोग सब लोग उससे डरे हुए हैं। ठीक है, तो एक तरह से डाइवर्शनरी टैक्टिक्स कर रहे हैं। जैसे महाकुंभ में 2 बार तो आग लगवा दी, इस बार स्टैम्पिड करवाया गया जिसमें 30 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है। एक तरह से फिर भी लोग जा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले 2010-11 में कुछ एक वायरस आया था, गणेश चतुर्थी से पहले ही आया था, जुलाई में आया था। ठीक है, तब मेरी ये याद है उस समय लोग वायरस के नाम से मास्क सब लेना चालू कर रहे थे। जैसे ही बॉम्बे में गणेश चतुर्थी आया था और लोगों ने भर के बोला कि हम जाके मिलेंगे, वो वायरस कहाँ गया किसी को नहीं मालूम पड़ा। 2011-12 की बात है। तो एक तरह से आप सोचिए, भारत के अंदर जब भी ये रिलीजियस जो महोत्सव होते हैं उसके अंदर लोगों की श्रद्धा, अटूट श्रद्धा है। आप सोचिए 25 किलोमीटर की लाइन है। प्रयागराज में जाने की जगह नहीं है, वाराणसी में नहीं है, अयोध्या में नहीं है। जो जिस हिसाब से उन्माद हुआ है, सब लोग चकित हो गए और लोग समझ में नहीं पा रहा है। देखिए, आपको याद होगा मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आया था
जिसमें 5 गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। तो वहां पे एक वेजिटेबल वेंडर को के ऊपर किसी पुलिस वाले ने उसको उसका ठेला उठा के बाहर फेंक दिया था। आप सोचिए भारत में तो कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है, फिर भी यहाँ पे कभी भी ऐसा कोई उन्माद नहीं हुआ। तो ये है भारत की शक्ति। यहाँ पे लोग अत्यंत ये अगर कुछ नहीं भी मिले तो भारत के लोग अपने दे आर रेसिग्न्ड टू द फेथ, अपने फेथ के ऊपर वो मान के वो सह जाते हैं। जो इनके पास जो शक्ति है भारत के लोगों में कहीं नहीं है। विदेश लोग ये सोच के डर जाते हैं ये लोग रहते कैसे हैं, उनको फैसिनेट हो रहा है। वहां पे खुद वो लोग मेटीरियलिज्म सोच के स्पिरिचुअलिज्म को अपना रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं, आप देखिए कितने इंटरव्यूज आ रहे हैं जर्मनी से, रशिया से। तो एक तरह 20 से कंट्रीज के लोग 20 कंट्रीज के लोग आ रहे हैं। और अभी तो आज की खबर ये भी है कि 116 जो डिप्लोमेट्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, वो भी कुंभ में स्नान करने के लिए जाने वाले हैं। तो आप सोचिए जिस तरीके से अयोध्या में आप देखिए, वहां पर लोगों से आग्रह करना पड़ रहा है, अनुरोध करना पड़ रहा है कि अगले 15-20 दिन तक वहां ना आए। इतने सारी तादाद में सनातनी वहां पहुंचे हुए हैं। जो लोग महाकुंभ जा रहे हैं वो अयोध्या भी जा रहे हैं, वाराणसी भी जा रहे हैं। तो ये तो इन सब लोगों को परेशान कर ही रहा है ना। एंटी इंडिया एंटी हिंदू जो ब्रिगेड है उसको परेशान कर रहा है, इसीलिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अब तो महाकुंभ में जो स्टैम्पीड हुआ उसकी जांच के आदेश तो दिए थे पहले ही दिन योगी आदित्यनाथ ने। वो जो जुडिशियल जांच हो रही है, मैजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं, वो तो वहां पर पहुंचे हुए हैं। आज वहां पर न्यायिक जांच वाले मुआयना कर रहे हैं। तो पता चलेगा कि वो किसकी किसकी करनी थी, किसने वो सब करवाया। साजिश तो उसमें भी नजर आ रही है ना, कि एक बस आई थी, 10-15 लड़के उसमें से उतरे, अखिलेश के नाम के नारे लगा रहे थे और धक्का देते हुए आगे चले गए और लोग गिरते चले गए। आप सब लोग ये भूल चुके हैं कि इस बार जो महाकुंभ में हर जगह कैमरा लगाए हुए हैं जिसमें एआई एनेबल्ड है, ठीक है। तो सब लोग ये चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। तो अभी आप कुछ भी करोगे पब्लिक की नजरों में और लोग समझ रहे हैं। और आज देखिए उतना स्टैम्पीड होने के बावजूद, इतना कल वापस सेक्टर 22 में आग लगने के बावजूद कुछ कमी नहीं है। और यहाँ तक हो गया है कि जो बोर्ड की एग्जाम्स जो चालू हो रही है सीबीएसई की, वो सेकेंड वीक से चालू हो रही है। तो बहुत सारे माता पिता तो अभी जा रहे हैं। तो जो जनरली जो बता रहे हैं, मुझे जो समझ में आ रहा है, लोग बोल रहे हैं 14 तारीख या 13 या 14 तारीख के बाद भीड़ बहुत कम हो जाएगी, मतलब थोड़े दिन के लिए कम हो जाएगी। जिस हिसाब से अभी उन्माद है वो नहीं रहेगा, क्योंकि लोग वापस अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स है और अदर चीजें हैं। बट आप सोचिए ना कि देश विदेश से लोग आ रहे हैं, पीपल आर एक्टिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सनातन। दे वांट टू नो कि आप बिना कुछ रहे भी कैसे लोग रह जाते हैं यहाँ पे। इतनी अटूट श्रद्धा किसके बीच किसके अंदर है। तो एक तरह से डिस्कवरी प्रोसेस जो बोलते हैं ना, अपने अंतर मन में वो एक तरह से विचार करके डिस्कवरी प्रोसेस कर रहे हैं। और किसको मालूम इस महाकुंभ के कारण सनातन, ग्लोबल सनातन हो जाए, यूनिवर्सल सनातन हो जाए। लोग इससे डर, वेटिकन इससे डरा हुआ है। इसके कारण आप देख रहे हैं कि कहीं भी, अमेरिका में भी कल तुलसी गबाड़ को बोलना पड़ा कि मेरे अगर हिंदू फेट को आपको देखना है तो आप मेरे एक्स अकाउंट पे देख सकते हैं। काश पटेल ने वहां पे संबोधन जय श्री कृष्ण से किया है। तो एवरीबडी इज वेयरिंग द हिंदू स्लीव्स। और अमेरिका के लोग जो मेटेरियलिस्टिक है, वहां पे जो फाइट सुप्रीमेसिस्ट है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा। 2 क्रिटिकल पोस्ट है, आप देख लीजिए। जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, जो वो तुलसी गबाड़ को बुझा रही है। सीआईए के डायरेक्टर है, वो काश पटेल बन रहे हैं। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के अंदर एफबीआई रहेगी, सीआईए रहेगी, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी रहेगा। उनका पोस्ट जो पावर में है, फर्स्ट पोटस होते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद आते हैं मार्को रूबियो, फिर उसके बाद आते हैं हेक्सेट जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर है, उसके नीचे तुलसी गबाड़ है पावर के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, सब लोग समझते हैं। और हम हिंदू जहां पे भी जाते हैं, वी आर कंप्लायंट सिटीजन। हम वहां पे जाके उस नेशन को अडॉप्ट करते हैं और उसके ग्रोथ पे हम काम करते हैं, उसके हिसाब से जीते हैं। मतलब वहां जाकर हम अपने नियम कायदे लागू करने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसा देश वैसा भेष, इस हिसाब से रहते हैं। खुद सोचिए 20 देश के लोगों को महाकुंभ में आने की क्या जरूरत पड़ी है। कोई ना कोई रीजन है, तभी वो लोग आ रहे हैं ना। और शायद यही सारी बौखलाहट जो है हमारी विपक्षी पार्टियों में भी दिख रही है।
आप महाकुंभ को लेकर जिस तरह से पूरी दुनिया में डंका बज रहा है उससे भी परेशान है, इसीलिए इस तरह की अनाप शनाप बातें राष्ट्रपति महोदया के लिए कही गई। लेकिन अब बीजेपी ने डिमांड की है कि उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए राष्ट्रपति से। आपको लगता है कांग्रेस ऐसा करेगी? इतिहास खोल के देख ले, ऐसा तो कभी नहीं किया उन्होंने। राहुल गांधी तो कहते मैं तो माफी वीर नहीं हूं। देखिए, मुझे नहीं लगता ये लोग मानेंगे जब तक इनको इलेक्टोरल डिफीट इन दोनों माँ बेटे की नहीं होती है, तब तक इनको अक्ल नहीं आने वाली है। इनको अपना लगेगा सत्ता किसी की है, सिस्टम हमारा ही रहेगा, हम यहाँ पे अघोषित राजशाही है हमारी। ये अपने आप को मोनार्क समझते हैं, देश इनका खरीदा हुआ है, ये किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। 10 जनपद पे वो सोनिया गांधी क्यों ऑक्यूपाई करके बैठी है, मुझे ये बताइए। किस फैमिली ऑफ द पास्ट प्राइम मिनिस्टर के पास ये ये प्रिविलेज है, आप बताइए। सबसे पहले तो हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप 10 जनपद छोड़िए, यू आर नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द, यू आर नॉट द फैमिली ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एनी मोर। आपको वो मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, बीजेपी को वो सब पूछना चाहिए। ये मेरा मत है। अगर नहीं है तो आप मनमोहन सिंह को भी वही मनमोहन सिंह के परिवार को भी वही फैसिलिटी दीजिए। बिल्कुल। आप अटल जी के परिवार को भी वही सहूलियत दीजिए, क्यों नहीं देते हो? नहीं तो इनसे भी छीनिए। देश के अंदर लॉस आर कॉमन फॉर एवरीवन, इक्वल, मेरा मानना है। अब बिल्कुल सही देखते कह रहे हैं आप। लेकिन अब देखते हैं कि इस मुद्दे पर आगे क्या होता है, क्योंकि ये मतलब बहुत इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है। और दूसरा, माफी मांगते हैं राहुल गांधी, उनकी माता जी, इस मुद्दे पर ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को बीजेपी हल्के में नहीं जाने दे सकती, क्योंकि देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया का अपमान किया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। सर, आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। एक स्टेटमेंट, संस्कार और संस्कृति आपको जी मिलता है, आपकी परवरिश है, बस बिल्कुल। इतना ही बोलूंगा। बहुत कुछ कह दिया आपने इस एक लाइन में, जिसको समझना होगा उसको मैसेज चला गया है। समय निकाला सर आपने इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय जय श्री राम। हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम।